हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन चैप्टर फिनिश कर लिया था और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो डील करता है किसे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ दीज एनर्जीज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो किससे डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, और कैसे इन एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो सारा किस में आ जाएगा? आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब फर्दर स्टडी करने से पहले हमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। पहली जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांसेस जो क्या करते हैं, आयंस देते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे पास जितने भी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट, वो क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। दो सबस्टांसेस विच गिव आयंस इन सोल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड योर इलेक्ट्रोलाइट्स। इन जनरल ऑल एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं आइंस में इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास एग्जांपल क्या है? NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर NaCl का एग्जांपल ले लें तो NaCl क्या करेगा? NaCl क्या कर जाता है? कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा आइंस में। ये आपके पास NaCl है, तो NaCl क्या करेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। तो इसी तरह HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो ऐसे सबस्टांसेस जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आइंस में, तो उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो which do not don't dissociate completely into ions in the aqueous solution। जो completely dissociate नहीं होते ions में, उनको क्या कहा जाता है? weak electrolyte। अब देखो, completely dissociate क्यों नहीं होते ये? हमारे पास अगर एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, ये क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होगा हमारा? इसमें क्या बना? फर्स्ट CH3CO नेगेटिव एसिटेट आइंस प्लस H पॉजिटिव आइन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? हमारे जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रोडक्ट क्या करेंगे? आपस में कंबाइन करके फिर से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, एसिड जो एसिडिक एसिड था ये डिसोशिएट हो गया आइंस में, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब हुआ क्या? ये जो एसिटेट आइंस प्लस H पॉजिटिव बने, ये फिर से आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? एसिटिक एसिड। तो इस साइड जब एसिटिक एसिड बन गया तो ये क्या होगा? अनडिसोशिएटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या क्या कहते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट आइंस में नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ने से आगे ये हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या हो गया? The flow of electric current through molten electrolyte or aqueous solution in electrolyte is called as your electrolytic conduction. It is due to movement of ions. अब क्या करें? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कंडक्शन का मीनिंग क्या होगा? कंडक्ट करना, ठीक है। तो किसके कारण? अब कंडक्ट किसके कारण होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आइंस। तो हम क्या कहते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किस पे? थ्रू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या होता, क्या हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन? कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किससे? एक्वस सॉल्यूशन से या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट से, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब ये कंडक्शन किसके कारण होता है? थ्रू द ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आइंस, क्योंकि आइंस होंगे तभी तो कंडक्शन होगा, ठीक है। अब कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आइंस में। अब जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आइंस में, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे टू ए लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। कंडक्ट तो वो भी करेंगे, लेकिन क्या क्या होता है वहाँ पे? जो आइंस का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? कम होता है, और जो कंडक्टिविटी होगी एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है? उसमें कम होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें जो कंडक्टिविटी होता है वो ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स आपको पता है क्या होगा? जहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। जब आइन चार्जेस डेवलप हो गए, दिस मीन आइंस हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मिल जाएंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मिल गए वहाँ पे, तो आपका जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब देखो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लेसर इज द कंडक्शन। कैसे? अब देखो सोल्यूशन में क्या क्या होता है, एक तो आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका क्या बनाता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको देगा सोल्यूशन। अब देखो अगर सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे जो आइंस होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, कम होंगे एज़ कम्पेयर टू, ठीक है। और अगर हमारा जैसे हम डिल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है, मीन्स आपका जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो अगर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसमें जो नंबर ऑफ आइंस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि विद द अगर कंसंट्रेशन हाई है तो हमारे पास जो कंडक्शन होगा लेस होगा, और अगर हम उसका डिल्यूशन करते हैं तो हमारे पास जो होता है कंडक्टिविटी क्या होती है, आपका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड फैक्टर। फोर्थ हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी हाई होगा उतना ज़्यादा आपका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, लेसर इज द कंडक्शन, ठीक है। अब देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी, फ्लो ऑफ आइंस पे भी डिपेंड करेगा ना आपका कंडक्शन। अब देखो अगर फ्लो ऑफ आइंस कम हुआ, ठीक है, उसका स्पीड कम हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो उस केस में आपका जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा, लो होगा। फिफ्थ आ गया आपके पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को अगर आप हीट करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली क्या करेंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे आइंस में, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा तो आपको जो कंडक्टिविटी होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर योर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज, योर कंडक्शन आल्सो इंक्रीजेज। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई हैं। तो फर्स्ट है आपके पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर जनरल जनरल टर्म में हम कहें तो रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, किसी किसी के बीच रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो अगर हम करंट के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, इट इज डोनेटेड बाय आर, ठीक है। तो आर से डोनेट किया जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता था V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर, ठीक है। अब यहाँ से आर अगर फाइंड करना है आपको तो क्या मिल जाएगा V अपॉन आई। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है आपका करंट। अब रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम वोल्ट में, करंट को मेजर करेंगे एम्पेयर में, और जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं हम ओम में, ठीक है। और ओम को डोनेट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है, ये आपका ओम का सिंबल हो गया। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। सेकेंड जो हमारे पास टर्म है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। अब देखो जो रेजिस्टेंस है ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। फर्स्ट देखो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है, अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन ए। और अगर इस डायरेक्टली इन कांस्टेंट को, इन इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं रो। अब ये जो रो है ना इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आपको रजिस्टिविटी फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या ऐसे कर सकते हो, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये ए को क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और एल को क्या कर दिया, इसके नीचे ले आया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रजिस्टिविटी। तो रो, अगर इफ ए एरिया क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो उस केस में आपका रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो रो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे अगर रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से डिफाइन कर देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास डेफिनेशन ऑफ रजिस्टिविटी। अब यहाँ से अगर आपको यूनिट्स फाइंड करना है रजिस्टिविटी की, तो देखो R इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। अब यहाँ से रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, एरिया किस में है ना, एरिया को किस में मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर को, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, ओम सेंटीमीटर। तो ये आपका यूनिट हो गया किसका, रजिस्टिविटी का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और ओम का सिंबल डाल लो, ओम सेंटीमीटर। ये आपका यूनिट्स हो गए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का। नेक्स्ट हो गया हमारे पास, आपके पास आ गया कंडक्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या हो गया, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज योर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो इट इज द ईज विद विच करंट फ्लोज टू द कंडक्टर। अब देखो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो गया, कंडक्टेंस। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं हम ओम में, तो इसका यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स और मो, MHO। और हम इसको लिखते हैं साइमंड्स में भी मेजर करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल है किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसको नोट करते हैं हम कप्पा से। ठीक है, कप्पा को हम इस तरह लिख सकते हैं, कप्पा को हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये होता है कप्पा। अब ये कप्पा किसका रेसिप्रोकल है, 1/रो का, रजिस्टिविटी का। अब देखो रजिस्टिविटी तो आपको पता था किसके बराबर होता था, R इज इक्वल टू आर इंटू किसके बराबर था, A/L के। ठीक है, A/L। अब कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L हम इधर रखते हैं, A को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए को नहीं, एल को ऊपर ले जाएंगे हम। ठीक है, ए तो नीचे रहेगा, एल को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये देखो आर इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू ये एल है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं हम। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू, अब देखो अब यहाँ पे एल आपको पता है किस, एल को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर को, लेंथ है। तो एरिया को किस में मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर इसको लिख सकते हैं 1/, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम में। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख लो, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कप्पा इज इक्वल टू 1/ओम इंटू 1/सेंटीमीटर। और यहाँ से ओम को ऊपर ले जाओ तो क्या बन गया, ओम इनवर्स। और यहाँ से सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ तो क्या बन गया, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इसके यूनिट हो गए। ठीक है, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट्स हो गए किसके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के। अब देखो अगर डिफाइन करना है तो के कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इंटू L/A। अब यहाँ से इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कप्पा इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये किसके बराबर था, 1/R कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी। अब ये वैल्यू क्या कर दिया आपने, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कप्पा किसके बराबर हो गया आपका, कंडक्टिविटी के। ठीक है,
तो ये आपका रिलेशन निकल गया, जो आपका कप्पा किसके बराबर हो गया, कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो अगर अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करना तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर से हम डिफाइन कर देता हूँ, इट इज डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सो गाइस, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने फिनिश कर लिया। तो आपका नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे आपका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और उसका वेरिएशन देखेंगे कैसा आपका जो मोलर कंडक्टिविटी और जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वो वेरिएंट कर रही है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।